क्या आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? तो आप लोग मैसेज करके बता सकते हैं मुझे, जैसे कि हमने क्लास को कंटिन्यू कर सकें। ओके गुड, ठीक है अनीता जी, ठीक है, आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइए। आज के इस लेक्चर में हम आपका जो एग्जाम हुआ था रूल 72 के तहत 5 फरवरी को, उसमें जो क्वेश्चंस आए थे हम उसका आज इसमें एनालिसिस करेंगे, जिसमें कि हम राजभाषा, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, हम इसके क्वेश्चन हम इस वीडियो में स्टार्ट। चलिए हम इसका कुछ ऑब्जेक्टिव जो आए थे हम उसे देख लेते हैं। सबसे पहले राजभाषा के क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, हिंदी के पत्रों के जवाब, क्या क्या क्वेश्चन है? हिंदी, पहला क्वेश्चन है हिंदी के पत्रों के जवाब हिंदी में ही दिए जाएंगे, राजभाषा के किस नियम में है? बताइए क्या था इसका आंसर। नियम 3, नियम 4, नियम 5 या फिर नियम 2? बताइए कौन सा है इसका आंसर। द आंसर टू द लेटर्स, इसका हमने इंग्लिश ट्रांसलेशन भी किया हुआ है। द आंसर टू द लेटर्स ऑफ द हिंदी विल बी गिवन इन हिंदी इटसेल्फ। क्या होगा इसका आंसर? आंसर कीजिए आप सभी लोग। ओके, चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है नियम 5, ठीक है। नियम 5 में कब का है नियम, इसे सुधार कर दिया जाएगा जो आपको पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। नियम 5 है इसका। देखिए इसमें नियम 5 में क्या बोला गया है, हमने पढ़ा था राजभाषा नियम, है ना। राजभाषा नियम कब का है बताइए आप लोग। 1976, राइट। इसमें जो नियम 5 है उसमें क्या बोला गया है कि हिंदी में प्राप्त जो सभी पत्र हैं उसका आंसर हमें हिंदी में ही देना होगा, ठीक है। ये इसमें बोला गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए इसका क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी समिति का उपाध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, केंद्रीय हिंदी समिति का उपाध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल के अध्यक्ष या फिर कोई नहीं? हु इज द वाइस चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल हिंदी कमिटी? क्या होगा इसका आंसर? आंसर कीजिए आप सभी लोग। चूंकि सीबीटी बेस्ड क्वेश्चंस है, कंप्यूटर में पूछे गए थे, तो इसके ऑप्शंस हमें देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन इसका आंसर आपने जो लगाया होगा ये आपको ध्यान होगा तो आप मैच कर सकते हैं कि आपने क्या सही किया था इसमें, ठीक है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, आंसर आ चुके हैं। चलिए हम देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है गृह मंत्री, होम मिनिस्टर ना। ये हमने पढ़ा था ये क्वेश्चन कि केंद्रीय हिंदी समिति का उपाध्यक्ष कौन होगा? गृह मंत्री, होम मिनिस्ट्री, ठीक है। अनीता जी, अजीत जी, अवनीश जी, ठीक है, सही किया आप लोगों ने। मंजू जी आपका भी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से, विश्व हिंदी दिवस कब से मनाया जा रहा है? Since when is World Hindi Day being celebrated? 2004, 2005, 2006 या फिर 2008? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर है 2006, ठीक है। अच्छा कब सेलिब्रेट किया जाता है ये? ठीक है, आप सभी ने सही आंसर किया है। सबसे पहला और सही आंसर अजीत जी का, अनीता जी, अश्वनी जी, ठीक है, अवनीश जी, मंजू जी। ओके, कब सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हिंदी डे? 10 जनवरी को, ओके। अच्छा, विश्व हिंदी सम्मेलन, है ना, ये सबसे पहला कहाँ पर हुआ था? सबसे पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, ये सबसे पहले कहाँ हुई थी? नागपुर में, भारत में हुई थी, ठीक है।
और अभी लेटेस्ट कहाँ होने वाली है? फिजी में 2023, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8th शेड्यूल की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है, ये हमने पढ़ा था अच्छे से। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर देयर इन द 8th शेड्यूल? बताइए कितनी है? 22, 23, 24 या फिर 25? क्या था इसका आंसर? क्या होगा इसका राइट आंसर? ठीक है, और बाकी लोग भी आंसर कीजिए। ठीक है, ये तो आप सभी लोगों को बन गया होगा। चलिए, इसका आंसर क्या होगा? आंसर है 22। ठीक है, सभी ने सही आंसर किया है। अनीता जी, अजीत जी, मंजू जी, अवनीश जी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस है ना, मैंने आप लोगों को बताया था। इसमें कितनी बार अमेंडमेंट किया गया है? जो ये 8th शेड्यूल है, इसमें कितनी बार अमेंडमेंट किया गया है? 3 बार, है ना। एक 21वां, 71वां और एक कौन सा नंबर का है लास्ट बताइए? 92वां, राइट। 21वां किया गया था जिसमें सिंधी को ऐड किया गया था ना। कब किया गया था? 1967 को। ठीक है, नेक्स्ट जो अमेंडमेंट किया गया था इसमें 71, इसमें किसको जोड़ा गया था? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को। ठीक है, और तीसरा जो अमेंडमेंट किया गया था 92 में किया गया था, 2003 में, इसमें किसे ऐड किया गया था? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, 4 लैंग्वेजेस को, राइट। आप सभी को क्लियर है? 8वीं अनुसूची, और इसमें 22 लैंग्वेजेस है जिसमें से इंग्लिश इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, और इसमें नेपाली ऐड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कौन से राज्य, केंद्र शासित प्रदेश ख श्रेणी में आते हैं? मैंने आप लोगों को बताया था पढ़ाते समय भी, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है और पूछ लिया गया है। ठीक है, विच स्टेट यूनियन टेरिटरी फॉल अंडर बी कैटेगरी? महाराष्ट्र, पंजाब, दमन और दीव, दादरा नागर हवेली, उपयुक्त सभी। बताइए क्या होगा इसका आंसर? देखिए, क क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं? बिहार आ जाएगा। मैं आप लोग को बताया था जो नॉर्थ और जो वेस्ट जो राज्य है वहां साइड के, वो वाले ज्यादातर हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, तो वो वाले राज्य क क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। जैसे कौन कौन हो जाएंगे बताइए? बिहार, है ना, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, है ना, ये वाले राज्य। ख क्षेत्र के अंतर्गत गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब राज्य, चंडीगढ़, दमन और दीव, दादरा नागर हवेली, है ना। ख क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे? ओडिशा, बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, है ना। ये वाले क्वेश्चंस आप और एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी आप सभी ने सही आंसर किया है। ठीक है, अनीता जी, मंजू जी, अवनीश जी, धर्मपाल जी, ठीक है, आप सभी के आंसर एकदम सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। राजभाषा नियम 1976 किस राज्य में लागू है? बताइए, सॉरी, किस राज्य में लागू नहीं होता है? द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 डोंट अप्लाई इन विच स्टेट? बताइए कौन से राज्य में या फिर केंद्र शासित प्रदेश में जो ऑफिशियल लैंग्वेज रूल है 1976, ये वहां पर अप्लाई नहीं होगा। तो कौन सा एक ऐसा राज्य है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? दमन और दीव, दादरा नागर हवेली, तमिलनाडु, लक्षद्वीप या फिर गुजरात? ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं हम। इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। ठीक है, सभी ने सही आंसर किया है। नीता जी, अजीत जी, गजानंद जी, अवनीश जी, ठीक है, आप सभी ने आंसर सही किया है। तमिलनाडु में ये रूल लागू नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? देवनागरी लिपि ना, देवनागरी लिपि में भारतीय संख्याओं का अंतरराष्ट्रीय रूप मानक कौन तैयार करता है? Who sets the international standard of Indian numbers in देवनागरी स्क्रिप्ट? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास प्रधानमंत्री, सेकंड ऑप्शन है राष्ट्रपति, थर्ड ऑप्शन है गृह मंत्री, या फिर फोर्थ नंबर का जो ऑप्शन है आपके पास संसद। तो ये क्या होगा इसका आंसर? भारतीय संख्याओं का अंतरराष्ट्रीय मानक रूप कौन तैयार करता है?
चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति के ही अंतर्गत अंतर्गत आता है क्वेश्चन। जब मैंने आपको पढ़ाया तब भी मैंने आप लोगों को बताया था इसके बारे में। राष्ट्रपति है इसका आंसर। ठीक है, आप लोगों ने सी लगाया, इसका आंसर सी नहीं है, गृह मंत्री नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही उसमें कोई भी चेंजेस किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का विकास संबंधी अनुच्छेद कौन सा है? व्हाट इज द आर्टिकल रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी? क्या होगा इसका आंसर? अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 350 अ, अनुच्छेद 351 या फिर अनुच्छेद 343? क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, कौन सा आर्टिकल आएगा? ये हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि आर्टिकल से डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है आर्टिकल 351। अच्छा आप लोग बताइए, हिंदी में जो राजभाषा जो है उसका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? मतलब कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल कौन से हैं पूरे बताइए, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है उसका प्रावधान? बताइए। ओके, वेरी नाइस। 345 नहीं, 343। ठीक है, अनीता जी, अनिमेश जी, अश्वनी जी। ठीक है, क्या है उसका आर्टिकल क्या है? देखिए पार्ट क्या है, पार्ट 17 है ना, पार्ट 17 हमने पढ़ा है। और यदि हम बात करें किसकी, आर्टिकल की बात करें, तो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 343 टू 351 ना। और इसी में हिंदी के विकास की बात की जा रही है। ठीक है, ठीक है, सभी ने सही आंसर किया, राजेंद्र जी, प्रज्ञा जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरीसृप की श्रेणी में कौन नहीं आते हैं? बताइए, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? सरीसृप इट मीन्स क्या होता है? हु डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ रेप्टाइल्स। ठीक है, ये 10 बाय मिस्टेक लिखा गया है इसमें, रेप्टाइल, ये क्वेश्चन इतना ही है। ठीक है, हु डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ रेप्टाइल्स, सांप, छिपकली, मेंढक, बिच्छू। तो ये क्या होगा इसका आंसर? ओके, बाकी लोग भी आंसर कीजिए। आंसर कीजिए आप लोग। क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, देखिए सरीसृप का मतलब क्या होता है? रेंगने वाले जीव की बात हो रही है। ठीक है, गुड आफ्टरनून यारोही जी। ठीक है, चलिए सरीसृप का मतलब क्या होता है? रेंगने वाले जीव। कौन रेंगता है इसमें बताइए? सांप, छिपकली, मेंढक, बिच्छू। सरीसृप ना, रेप्टाइल, रेप्टाइल की श्रेणी में कौन कौन से जाएंगे बताइए? चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिच्छू है इसका आंसर। ठीक है, देखिए सांप हो जाएगा, छिपकली हो जाएगी, घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुआ ना, केचुआ भी आ जाएगा इसमें। हम्म,
ठीक है, कौन जाएगा इसमें? ठीक है, बाकी लोग, सभी लोगों ने आंसर कर दिए हैं। मंजू जी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ओके, डी, ठीक है, इसमें मेंढक नहीं टॉर्टोइस होगा, ठीक है। ऑप्शन में करेक्शन कर दिया जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या जाएगा? बिच्छू हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने क्या लगाया आंसर इसका एग्जाम में? यही लगाया है? चलिए, यही लगाया है तो आंसर सही है आपका, बिच्छू। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कब से लागू हुआ था? बताइए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कब से लागू हुआ था? When will नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कम इनटू फोर्स? 2005, 2006, 2007, 2008? बताइए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, ये क्वेश्चन काफी बनता है एग्जाम में। ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है 2005, है ना। देखिए, 2004 में क्या हुआ था? सुनामी आई थी। ठीक है, तो उसी के जस्ट एक साल बाद हमारे भारत में क्या हुआ था? उसका इसका इम्पैक्ट हमारे भारत में भी देखने को मिला था। तब से ही 2005 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन ये लागू किया गया था, है ना। एक्ट आया था ये 2005 का, और इसे लागू भी 2005 में ही किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर 2005 होगा। सभी ने आंसर सही किया है। शिव जी, अनिमेश जी, अनीता जी, अनिल जी, आरोही जी, अश्विनी जी, गजानन जी, ठीक है, आप सभी के आंसर एकदम सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बताइए। स्कर्वी रोग के बारे में बात की जा रही है। स्कर्वी डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? विटामिन ए, विटामिन बी, या फिर विटामिन सी? क्या होगा? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी? क्या होगा इसका आंसर? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, और बाकी लोग भी आंसर कीजिए। स्कर्वी रोग पूछा जा रहा है। चलिए, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मतलब थर्ड, विटामिन सी। ठीक है, इसके स्रोत क्या है? कहाँ कहाँ मिलेगा हमें विटामिन सी? जो भी खट्टे फल होते हैं उसमें जनरली विटामिन सी हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, विटामिन क्या करते हैं? हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, विटामिन डी और के, इनका संचरण हमारे इसमें हो जाता है, शरीर में होता है। लेकिन बाकी जितने विटामिन है हमारे बॉडी में नहीं होते हैं, इन्हें हमें बाहर से लेना पड़ता है। ठीक है, और ये ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, विटामिन ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ना ही कोशिकाओं की मरम्मत के लिए। कोशिकाओं की मरम्मत के लिए प्रोटीन है। ठीक है, शरीर निर्माण के लिए भी प्रोटीन है। वसा जो है ऊर्जा, वसा और कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के लिए आवश्यक है। ठीक है, लेकिन विटामिन सी प्रतिरक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र। क्लियर है आप लोगों को? एंटीबॉडी के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये विटामिन सी खट्टे पदार्थों में ये पाया जाता है। क्लियर है आप सभी को? जिन्होंने भी सी आंसर किया है एकदम करेक्ट है। विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई थी?
ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से, क्या आप लोग जानते हैं, बताइए। फंक, ओके। फंक के द्वारा ये इसकी खोज की गई थी ना, फंक के द्वारा, ठीक है। सभी ने सही आंसर किया है, प्रज्ञा जी, गजानंद जी, अनीता जी, शिव जी, अनिमेश जी, ठीक है। चलिए, हाँ, जल में घुलनशील विटामिन पूछा था मैंने आप लोगों से, बी और सी जल में घुलनशील होंगे, है ना, ये जल में घुलनशील होंगे, और बाकी के जैसे इसे कहा जाता है कीड़ा, ठीक है। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये वसा में घुलनशील होते हैं, राइट, सही, वसा, ठीक है, वसा में घुलनशील होते हैं, बी और सी, ओके। कीड़ा से याद रखिए अब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव संबंधी कौन सा अधिनियम है, विच इज द वाइल्ड लाइफ एक्ट, एक्ट कब का है ये, 1973, 1972, 1974 या 1975, बताइए क्या होगा इसका आंसर। ओके, बाकी लोग भी फास्ट आंसर कीजिए। ये क्या होगा इसका आंसर, वन्य जीव संबंधी कौन सा अधिनियम है। चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं, इसका राइट आंसर क्या है, 1972, ठीक है। चलिए, अनिमेश जी, तिवारी जी, ठीक है, अनीता जी, आप सभी ने सही आंसर किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वन्य जीव अभ्यारण्य संबंधी जो आर्टिकल है, सॉरी अधिनियम है, एक्ट, ये कब लाया गया था, 1972 में लाया गया था, ठीक है। क्या 1973 में कुछ हुआ था, बताइए, 1973 में क्या कुछ हुआ था, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, इनमें से कौन धातु नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटल, सल्फर, सोना, चांदी, लोहा, क्या होगा इसका आंसर। धातु, मेटल की बात की जा रही है, धातु और अधातु आप लोगों को पता है ना। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा, सल्फर, ठीक है। चलिए, धातु और अधातु क्या होती है, देखिए धातु क्या होती है, जो ऊष्मा और विद्युत के प्रति सुचालक होती है, ठीक है, मतलब जिसमें करंट फ्लो हो जाता है, और अधातु क्या होती है, धातु कुचालक होती है ना, एक चालक पढ़ा आपने, और एक अचालक जिसे हम सुचालक भी कहते हैं, एक कुचालक, एक कुचालक होता है और एक सुचालक होता है ना। इसमें से विद्युत प्रवाह हो जाता है, मतलब करंट फ्लो हो जाती है, और इसमें करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है। और इसके बीच में ही क्या होता है, सेमीकंडक्टर, जिसे हम अर्धचालक कहते हैं, अर्धचालक, ठीक है। इसमें क्या होता है, आंशिक रूप से इसमें करंट फ्लो होता है, ठीक है, किस तरह से, आंशिक रूप से, क्लियर है। अच्छा, देखिए यहाँ पर हमें ये नहीं पता है कि वहां पर ऑप्शंस में क्या थे, है ना, हमें क्वेश्चंस बस पता है, क्योंकि अपलोड है नहीं इसके क्वेश्चंस। पारा था तो हाँ, पारा से जनरली क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो उसका आंसर पारा ही था, ठीक है। बाकी यहाँ पर क्या होगा, सल्फर, इज दैट क्लियर। ठीक है, सभी ने आंसर सही किया, अश्वनी जी, प्रज्ञा जी, गजानन जी, यारोही जी, शिव जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून का बहाव रोकने के लिए क्या आवश्यक है, बताइए
क्या आवश्यक होगा? व्हाट आर द नेसेसरी स्टेप टू स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड, मतलब इसमें क्या हो, रक्त का थक्का है ना। आप लोग जैसे हमारी बॉडी में कोई भी चोट लगती है तो ब्लड निकलता है, ठीक है, तो उस ब्लड का रक्त मतलब थक्का जमना जरूरी है, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन क्या है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन के। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका रक्त का थक्का जमना बहुत जरूरी है, लेकिन शरीर के बाहर, यदि शरीर के अंदर जमेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इंसान की मृत्यु हो सकती है, ठीक है। और ब्लड के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, तो वो किसकी वजह से होती है? हेपेरिन, ठीक है। और ये जो इसके यदि मैं आपसे प्रोटीन पूछूं तो प्रोटीन कौन सी है, बताइए, प्रोटीन का नाम क्या है जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार है? देखिए, जब ब्लड हमारे शरीर के बाहर निकलता है तो उसमें हेपेरिन भी होता है, और हेपेरिन वायु की उपस्थिति में खत्म हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारे बॉडी में यदि वायु जाएगी तो रक्त का थक्का जम जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन। बाकी सभी लोग आंसर कीजिए। प्रोटीन कौन सा? प्रोटीन क्या है जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए प्रोटीन है, वो बताइए क्या है? ओके, विटामिन के है ना। प्रोटीन का नाम ध्यान नहीं आ रहा, चलिए, फाइब्रिनोजन है उसका नाम, ठीक है। ठीक है, विटामिन के। हाँ, विटामिन, ठीक है। अनिल जी, अनिमेश जी, प्रज्ञा जी, मंजू जी, अजीत जी, गजानन जी, ठीक है। जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन जिम्मेदार है? विटामिन के, ठीक है। और प्रोटीन के लिए बात की जाएगी तो कौन सा प्रोटीन होगी? फाइब्रिनोजन प्रोटीन होगा, ठीक है। अश्वनी जी, अवनीश जी, ठीक है, आपका भी सही है। पारा धातु नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? इनमें से कौन सा धातु नहीं होगा, है ना, नहीं है। वहां ऑप्शन में क्या था? सल्फर की जगह पारा था। पारा धातु है अधातु? नहीं, पारा धातु होगी, ठीक है। अब हीरा भी था ऑप्शन में, ठीक है, तो हीरा अधातु नहीं, हीरा जो है अधातु है, वो कार्बन का अपरूप है, ठीक है। कार्बन, कार्बन का अपरूप है। कार्बन के दो अपरूप होते हैं, कौन कौन से? हीरा और ग्रेफाइट होता है, ठीक है। यदि वहां ऑप्शन में हीरा था तो उसका आंसर हीरा होगा, ठीक है, हीरा और ग्रेफाइट, ठीक है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप, इसका आंसर क्या था? विटामिन के, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का फाइनल निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था, बताइए? कतर, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, फ्रांस। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का फाइनल किस देश में आयोजित हुआ था? चलिए, इसका आंसर देख लेते हैं हम। इसका आंसर है कतर, ठीक है। सभी ने सही आंसर किया, अजीत जी, अनिमेश जी, शिव जी, गजानन जी, ठीक है, आप सभी के सही आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम कितने शहीद के नाम पर रखा गया था? परमवीर चक्र प्राप्त जितने शहीद हुए हैं उनके नाम पर हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा
अंडमान निकोबार जो कि द्वीप समूह जो कि एक क्या है, यूनियन टेरिटरी है ना, उसका नाम कितने शहीदों के नाम पर रखे जाने की बात की जा रही है, बताइए। इसका आंसर देख लेते हैं हम। इसका राइट आंसर है 21। ठीक है, चलिए देख लेते हैं किस किसने। फाइनल बिटवीन अर्जेंटीना, कौन सा, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये अर्जेंटीना और फ्रांस है इसका आंसर। ठीक है, मतलब इसका आंसर तो कतर में हुआ था, ये अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में हुआ था। ठीक है, 21 प्रज्ञा जी, गजानन जी, मंजू जी, अजीत जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का क्वथनांक क्या होता है, बताइए। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? 100 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस, 125 डिग्री सेल्सियस या फिर 150 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्वथनांक क्या होता है, ये वो टेम्परेचर होता है जिसमें कोई द्रव का जो वाष्प दाब होता है वो वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, यदि देखा जाए तो यदि जल को गर्म किया जाएगा तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, ये हमें पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरस का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, कोरस का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोरस, बताइए। कमांडर ऑफ फॉर रेलवे सिक्योरिटी, कमांडो फॉर रेलवे सिक्योरिटी, कमांडो फॉर रेलवे सेफ्टी या फिर कमिश्नर फॉर रेलवे सिक्योरिटी। क्या होगा इसका आंसर, आंसर कीजिए इसका। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है कमांडो। ठीक है, कमांडो फॉर रेलवे सिक्योरिटी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कमांडो है, बाकी सब में क्या सिमिलर है, रेलवे सभी में सिमिलर है। ठीक है, सिक्योरिटी भी लगभग यहाँ पर सेफ्टी लिखा गया है ना, तो इसमें क्या होगा, कमांडो है ना और यहाँ पर सिक्योरिटी है, बाकी सारे सिमिलर है। ठीक है, सबसे पहला और सही आंसर है अजीत जी का, अनिमेश जी, अनिल जी, आप सभी ने सही किया इसका आंसर। रोशन जी, गजानन जी, प्रज्ञा जी, अनीता जी, ठीक है, आप सभी के आंसर सही हैं। ओके, चलिए इसका आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। कोविड-19 की रोकथाम में कौन सहायक नहीं है, मतलब कौन सा घटक इसमें स्टेटमेंट या फिर कहना चाहिए इसमें सहायक नहीं होंगे, विच आर नॉट हेल्पफुल इन द प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19 ना, क्या है, यूपीआई का उपयोग करना, हैंड वॉश करना, सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रा करना। चलिए ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं हम। इसका आंसर है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रा करना। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रा करना, मतलब ये रोकथाम में जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है, आप सभी के सही आंसर है। देखिए अनिमेश जी, मंजू जी, ठीक है, रोशन जी, अनीता जी, आप सभी के सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। यह जाएगा यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर कीजिए आप लोग। देखिए क्या पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन, ए बी से लंबा है, क्या पूछा जा रहा है बताइए। देखिए ए बी से लंबा है, बी जो है वो डी से लंबा है किंतु सी से छोटा है। ठीक है, और ई डी से लंबा है किंतु बी से छोटा है, तो ऊपर नीचे के क्रम में बताइए, मतलब ऊपर से नीचे के क्रम में आपको बताना है कि कौन सा लंबा होगा और कौन सा छोटा होगा। ये चार ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं ना, डी बी सी ए ई या फिर ए सी बी ई डी या फिर ई डी ए सी बी या फिर बी ई डी सी ए, क्या होगा इसका आंसर। चलिए हम इसे सॉल्व कर देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है इसमें, ए जो है बी से लंबा है। ठीक है, पहले हम ए और बी लिख लेते हैं। ठीक है, ए क्या बोला जा रहा है, ए बी से लंबा है ना, ए जो है बी से लंबा है और बी जो है वो डी से लंबा है। बी है किससे लंबा है, वो डी से लंबा है। ठीक है, बी डी से लंबा है, मतलब बी लंबा है डी से। ठीक है, किंतु सी से छोटा है। ठीक है, कौन, बी ना, इसकी बात हो रही है, किंतु मतलब यहाँ पर फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है, ये यहाँ पर फर्स्ट पर्सन बी और डी में फर्स्ट पर्सन बी हो जाएगा। ठीक है, किंतु सी से छोटा है, सी से छोटा है मतलब सी कहाँ आएगा, यहाँ आएगा ना, हम यहाँ से, ये लंबा है। ठीक है, यहाँ पर लंबाई ले रहे हैं,
ये लंबा की बात हो रही है, और यहाँ पर छोटा, ठीक है। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ए सी बी डी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या पूछा रहा है, ई जो है डी से लंबा है। ई क्या है, ई डी से लंबा है, मतलब यहाँ पर ई आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर लंबाई ज्यादा है यहाँ पर ना, और यहाँ पर लंबाई कम है, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, तो हमको बताना, और किंतु बी से छोटा है, कौन, ई ना, बी से छोटा है। देखिए बी यहाँ पर इसके पहले है, मतलब ये छोटा होगा, ठीक है। तो फिर सबसे लंबा कौन हो जाएगा, ए सबसे लंबा हो जाएगा, फिर सी होगा उससे कम लंबा, फिर बी होगा फिर उससे कम लंबा, ई होगा फिर उससे कम, और सबसे कम लंबाई किसकी होगी, डी की होगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, किसमें आपको मिल रहा है, ए सी बी ई डी, किसे मिल रहा है, इसे मिल रहा है क्या, नहीं, इससे मिल रहा है, हाँ, ये ए सी बी ई डी, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को, ये होगा इसका राइट आंसर। देख लेते हैं किन्होंने सबसे सही आंसर दिया है। अनिमेश जी सबसे पहला और सही आंसर है, अवनीश जी, गजानन जी, मंजू कुमारी जी, अश्वनी जी, ठीक है, आप सभी ने सही आंसर किया है। किशोर जी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हैप्पी राज जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसका आंसर कीजिएगा आप लोग। एक व्यक्ति अपनी राशि में से वन 1/5 ना भाग x को देता है, किसको देता है, x को देता है, तो उसके पास कितने रुपए बचते हैं, 440 रुपए बचता है, ठीक है, 440 रुपीज बचते हैं उसके पास। तो x को कितने रुपए दिया उन्होंने, मतलब उसने x को कितने रुपए दिया फिर, ठीक है। यदि वो अपनी राशि में से, उसके पास जितने भी इनकम है उसमें से वो यदि 1/5 x को दे देगा, तो उसके पास 440 रुपए बचते हैं, तो उसने x को कितने रुपए दिया, इसका आंसर कीजिए। 110 रुपए, 220, 230 या फिर 550, बताइए क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए हम इसे सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है, एक व्यक्ति ने अपनी राशि का कितना दिया है, देखिए फ्रैक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। अब इस 1 का कितना परसेंट उन्हें दे दिया है, 1/5 पार्ट उन्हें किसे दे दिया, x को दे दिया है, किसने, एक व्यक्ति ने, ठीक है। क्लियर है, तो फिर कितना बचा, ठीक है, कितना बचेगा, 5 में से 1 गया तो 4/5 बचा, ठीक है। मतलब इतने पैसे उसके पास बचे, हम फ्रैक्शन से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। फ्रैक्शन की वैल्यू यहाँ पर क्या दी है, 1/5, मतलब उसके पास 1 रुपए मान लो, तो उसने 1/5 किसे दे दिया, x को दे दिया है, तो उसके पास 4/5 दिया है, तो उसके पास कितने रुपए बचते हैं, 440 रुपए बचते हैं, मतलब इस फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी है, 440 रुपए है, ठीक है। तो ये वहां जाके क्या हो जाएगा, 440 5/4 मल्टीप्लाई 5/4, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसका, इसमें फिर क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 555, ठीक है, 550 रुपए, ठीक है। अब इसका मतलब उसके क्या पूछा जा रहा है आगे, एक्स को कितने रुपए दिया, ठीक है। तो कितने रुपए दिया था इन्होंने, एक व्यक्ति ने कितना रुपए दिया था, 150 में का 1/5 भाग उसने दिया था, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 5 से हम कैसे कट कर देंगे तो, ठीक है, 110 रुपए, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 110 रुपए। देख लेते हैं किन्होंने सबसे पहला और सही आंसर दिया है। अवनी जी आपका आंसर सही है, अश्वनी जी, ठीक है, 110 जिन्होंने भी सही दिया है आंसर वो सही है, ठीक है। देखिए लास्ट में क्या पूछा जा रहा है, एक्स को कितने रुपए दिए, यदि उनके पास इतने रुपए थे तो उन्हें कितने रुपए दिए हैं, 110 रुपए, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को ये क्वेश्चन, एनी डाउट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें यहाँ पर नंबर फाइंड करना है नंबर सीरीज में, ठीक है। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, 1 2 3 5 8 13 और 21 के बाद जो नंबर आएगा वो कौन सा है, बताइए। 27 29 30 या फिर 34, बताइए क्या होगा। चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। ओके, इसका राइट आंसर क्या है, आंसर 34। चलिए इसे कैसे करेंगे हम, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 1 2 है ना, और 3 5 8 है ना। देखिए यहाँ पर यदि हम 1 + 2 को यदि हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। और यदि हम 2 + 3 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा,
5 आ जाएगा। ठीक है, यदि हम 3 और प्लस 5 को ऐड करेंगे तो कितना जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, और यदि हम 5 प्लस 8 को यदि करेंगे तो कितना जाएगा? 13 आ जाएगा। ठीक है, और फिर हम किसे 8 प्लस 13 को यदि ऐड करेंगे तो कितना जाएगा? 21 आ जाएगा। ठीक है, और 13 प्लस 21 को यदि हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 3। हाँ, क्लियर है आप लोगों को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34। ठीक है, जिन्होंने भी सही आंसर 34 आंसर दिया है तो एकदम सही है। सबसे पहला और सही आंसर है अनीता जी का, प्रज्ञा जी, अश्विनी जी, किशोर जी, मंजू जी। ठीक है, हैप्पीराज जी। ठीक है, आप सभी के आंसर सही हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए, ये किस किसने सही किया है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है 20 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 50 के उत्तर में जीरो कितने बार आएंगे? जीरो कितने आएंगे बताइए? 5 7 4 या फिर 8? क्या होगा इसका आंसर बताइए? राइट आंसर बताइए क्या होगा? देखिए, हाँ चलिए हम इसका आंसर देख लेते, सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। ये जो नंबर है छोटा है तो आप इजीली इसमें मल्टीप्लाई करके आंसर ला सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, लेकिन यदि नंबर अगर बड़ा होता तो हम इसे किस तरह सॉल्व करते हैं? देखिए हम इसे किस तरह सॉल्व करेंगे। ये जितने भी नंबर है ना 20 30 40, ठीक है, और 50, इसमें क्या होगा? हम इसमें से इनका गुणनखंड करेंगे। ठीक है, इसे हम 5 और 2 में तोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जनरली अगर शून्य वाले क्वेश्चन आते हैं तो 5 और 2 में तोड़ने की हम कोशिश करते हैं इसमें। ठीक है, देखिए ये किस में टूटेगा? 4 पंछे 20। ठीक है, इसको भी हम इसे तोड़ेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, यदि हम इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 6 का 30 है ना, तो फिर इसमें क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, यदि इसमें ऐसे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 40। ठीक है, तो यदि इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 क्या हो जाएगा? 5 8 40, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, क्लियर है ना? और इसमें क्या है? देखिए यहाँ पर 5 6 का 3 आएगा यहाँ पर। ठीक है, 3 आएगा। ओके, और ये क्या है? इसे हम अगर ये हम इसे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, 25 पचम 25 25 दूनी 50 होता है। ठीक है, देखिए हम इसमें काउंट करेंगे, 2 को काउंट कर लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 2 कितने हैं? 2 की पावर 7 है। मल्टीप्लाई 5 कितने हैं? 1 2 3 4 5। 5 कितने हैं इसमें? 5 है। और जनरली जिसकी पावर कम होती है ना, यदि हम 2 और 5 को यदि लेके चल रहे हैं तब की कंडीशन बता रहे हैं हम। ठीक है, तो जितने 5 और 2 से टूट सक रहे हैं हम उसे तोड़ रहे हैं। देखिए आया तो फिर 3 भी था लेकिन हमने 5 और 2 को लेके चले। ठीक है, तो जिसकी पावर सबसे कम होती है ना वो इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? पहले हम उसे 2 और 3 में के गुणनखंड में हम उसे तोड़ लेंगे। उसके बाद जिसकी पावर सबसे कम होगी, पावर की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, पावर जिसकी सबसे कम होगी वो इसका सही आंसर होगा। इसका राइट आंसर क्या है? इसका आंसर है 5। ठीक है, सभी ने आंसर सही दिया है। चलिए, नंबर यदि छोटा है तो आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 5 किशोर जी, अनिता जी, ठीक है, अश्वनी जी, नहीं 3 नहीं होगा इसका आंसर, अश्वनी जी, अवनीश जी, मंजू जी, ठीक है, प्रज्ञा जी, आपका भी सही आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खरगोश को 5 हिरण दिखे, प्रत्येक हिरण को दो बंदर दिखे और सभी बंदर के सर पर एक गिलहरी थी, तो कुल कितने जानवर है बताइए? क्या होगा इसका आंसर? 10 16 18 या फिर 12? क्या होगा इसका आंसर बताइए?
आप लोग को एनिमल्स के नंबर बताना है, संख्या बतानी है कि कितने हो गए एनिमल टोटल। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए, आप सभी लोग आंसर कीजिए, इसका क्या होगा। अभी 2 ही लोगों के आंसर आए हैं, बाकी लोग भी आंसर कीजिए। चलिए आंसर कीजिए। ठीक है, चलिए हम इसका देख लेते हैं आंसर क्या होगा इसका। इसका राइट आंसर है 10। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है, एक खरगोश है, ठीक है, इसे कितने खरगोश कितने हैं, खरगोश, ठीक है, एक खरगोश है, इसे कितने हिरण दिखे हैं, 5 हिरण दिखे हैं, तो हिरण कितने हो गए, 5 हिरण हो गए, ठीक है। प्रत्येक हिरण को 2 बंदर दिखे हैं, ठीक है, कितने हिरण को कितने बंदर दिखे हैं, 2 बंदर दिखे हैं, तो बंदर कितने हो जाएंगे, बंदर 2 हो जाएंगे। और प्रत्येक मतलब सभी बंदर के सर पर एक गिलहरी थी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 बंदर है तो दोनों के सर पे एक एक गिलहरी होगी, तो 2 गिलहरी, ठीक है, गिलहरी। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा, इन्हें हम ऐड कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर आप लोगों को, तो इसका राइट आंसर है 10। ठीक है, सबसे पहला और सही आंसर है गजानन जी का, अनीता जी, मंजू जी, प्रज्ञा जी। ठीक है, एनी डाउट, बन गया था आप सभी को ये वाला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। इसका आंसर क्या होगा, देखिए क्या पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक्स ने 1,000 रुपए को 5% और 2,000 रुपए को 7.5% की दर पर उधार दिया, तो एक साल के अंत में कुल कितना ब्याज मिलेगा उसे। ठीक है, ये पूछा जा रहा है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, 300, 150, 200 या फिर 175, क्या होगा इसका आंसर बताइए। कर लिया आप लोगों ने, सॉल्व हो गया सभी से। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका आंसर है 200। ठीक है, गजानन जी, किशोर जी 175 नहीं है, ठीक है, हम इसका आंसर अभी सॉल्यूशन देख लेते हैं। प्रज्ञा जी 200, ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए ब्याज पूछा गया यहाँ पर, ठीक है, इंटरेस्ट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन क्या होगा, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे कितना होता है, 100। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब क्या पूछा जा रहा है, 1,000 रुपए मतलब मूलधन कितना है, 1,000 रुपए है, दर कितनी है, 5% है, ठीक है, समय कितनी की बात हो रही है, 1 साल की बात हो रही है, ठीक है, तो समय 1 साल हम इसमें काउंट कर लेंगे। ठीक है, क्लियर आप लोगों को, बटे 100। ठीक है, और फिर क्या करेंगे हम, बीच में प्लस करेंगे क्योंकि उसने दो राशियां हैं उस पर ब्याज दिया है, ठीक है, उसे उधार दिया है, मतलब 2 राशियों को उधार दिया है, एक को 5% पे दिया है और दूसरे कितना दिया है, 2,000 है, प्लस 7.5% है, प्लस 1 ईयर अपॉन 100। ठीक है, ये है इसमें। क्लियर है आप लोगों को, तो देखिए यहां से यदि हम एक पॉइंट हटा देंगे तो नीचे एक 0 लग जाएगा, ठीक है, बाकी ये इससे ये गया। क्लियर है, मल्टीप्लाई है, ठीक है, ये क्या होगा, ये मल्टीप्लाई है। देखिए मूलधन कितना है, 100 है, एक में एक की हम यदि हम इसकी बात करें तो 1,000 मल्टीप्लाई 5% और इसमें 1 है और नीचे क्या है, 100 है, ठीक है, फिर यदि हम बीच में प्लस करेंगे 200 मल्टीप्लाई 7.5, ठीक है, मल्टीप्लाई 1, ठीक है, क्लियर है। तो फिर इसमें हमने क्या किया, एक पॉइंट को हटा के 0 कर दिया है, ऐड कर दिया बस, और कुछ नहीं किया है, ठीक है। बाकी यहाँ क्या है, यहाँ पर है एक इससे गया तो कितना बचेगा, ये 2 0 से 2 0 चलेगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 50 बचेगा, 10 मल्टीप्लाई 5 तो क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर 75 में यदि हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, बताइए,
150, ठीक है। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? 200। क्लियर है? इस तरह से इसका आंसर होगा ना। हमें ये ब्याज का जो इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, हमें इसे ध्यान में रखना है, मूलधन गुणित दर गुणित समय, ठीक है, बटे 100, ठीक है। क्या सॉल्यूशन क्लियर है आप लोगों को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका होगा 200। क्लियर है यहां तक? एनी डाउट? तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। क्या आप लोगों क्या आप लोगों को आज के जो क्वेश्चंस थे उसमें कोई डाउट है? आप सभी को सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं? आप सभी का कैसा गया था एग्जाम? क्या आप लोगों ने यही आंसर अटेम्प्ट किया था? मतलब आंसर क्या रहा आपका? सारे आपको एक बार इसकी पीडीएफ देख लीजिएगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगी इसमें मतलब आपको इसके चैनल में कंटेंट में जाकर के आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप इसे देख लीजिएगा एक बार। बाकी सारे क्वेश्चंस आप लोगों को बन गए थे? परसेंटेज किशोर जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए यहाँ पर क्या है, परसेंटेज की वैल्यू है। परसेंटेज के नीचे हम हमेशा क्या लगाते हैं? 100 लगाते हैं, ठीक है। जब भी कोई वैल्यू परसेंटेज में होती है तो उसके लिए हम नीचे 100 लगाते हैं, क्योंकि किसी भी चीज को हम एक परसेंटेज मानते हैं 100 ना। चाहे वो कितनी ही संख्या हो, कितनी बड़ी से बड़ी, कितनी छोटी से छोटी, हम उसे परसेंटेज मानते हैं। मतलब परसेंटेज की हाईएस्ट वैल्यू 100 होती है, ठीक है। इसलिए हमने नीचे उसकी जगह 100 लिखा था, ठीक है। और फिर यहाँ पर हमने एक पॉइंट को हटा दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक 0 लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए नीचे यहाँ पर 1000 हो गया था। क्लियर है गजानन जी? ठीक है। तो आप लोग कैसी लगी क्लास? यहाँ पर मैं क्लास को एंड करने जा रही हूँ। थैंक यू सभी को। जय हिंद।